Morning students, welcome to all of you in ABN School online classes. Myself Rakesh Gulia, I am your economics teacher. देखो इससे पहले अपन लोगों ने प्रबंध के परिचय के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने अर्थशास्त्र का अर्थ समझा था। अर्थशास्त्र क्या होता है? धन एवं संपत्ति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। उसके बाद में अर्थशास्त्र की परिभाषा दे रखी है। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या थी? अर्थशास्त्र एक वह क्रिया है जिसमें उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी दिशा या तो संतुष्टि को अधिकतम करने, या धन को अधिकतम करने, या सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की ओर हो। मतलब अगर संतुष्टि अधिकतम मिल रही है, धन की अधिक प्राप्ति हो रही है और समाज का अधिक कल्याण हो रहा है, तो वही क्या माना जाएगा? अर्थशास्त्र माना जाएगा। अर्थशास्त्र का विषय क्या बताया था? अर्थशास्त्र का विषय मैंने आपको बताया था कि सीमित साधनों को, कोई भी व्यक्ति जो होता है या कोई भी संस्था है, उसके पास साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, और आवश्यकताएं क्या होती है? असीमित होती हैं। तो सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में, सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में इस प्रकार विनियोजित करना कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र का विषय कहेंगे। कोई भी व्यक्ति, जैसे साधन का मतलब उसके पास में, जैसे कोई व्यक्ति, उसकी आय कितनी है, ठीक है, कोई व्यक्ति की उसकी आय 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए को इस प्रकार के कार्यों में लगाएगा या जिससे उसको सबसे अधिक क्या होगी? संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये क्या है? अर्थशास्त्र का विषय है। अर्थशास्त्र ये बतलाता है कि आपको अपने सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में किस प्रकार विनियोजित करना है जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है। अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया है। इस संपत्ति का विज्ञान, भौतिक कल्याण का विज्ञान, चयन का विज्ञान और गत्यात्मक प्रगति है विकास का विज्ञान, ये चार क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। संपत्ति के विज्ञान के जो अर्थशास्त्री, उनका नाम एडम स्मिथ है और जेबीसे है। भौतिक कल्याण के जो अर्थशास्त्री, उनका नाम एल्फ्रेड मार्शल और एसी पिकू है। और चयन के विज्ञान के जो अर्थशास्त्री, उनका नाम है रॉबिन्स। और जो अपना फोर्थ है, चौथा जो है उसका है गत्यात्मक प्रगति विकास के विज्ञान के अर्थशास्त्री है पाल सैमुअल्सन। ठीक है। उसके बाद में एसीपीक्यू की एक परिभाषा भी दी गई है कि अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण के उस भाग को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण के उस भाग को सम्मिलित किया जाता है जिसमें मुद्रा के रूप में क्या किया जा सके? मापा जा सके। जिस चीज को अपन मुद्रा के रूप में माप सकते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं? अर्थशास्त्र में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। जिसको अपन मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते उसको अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्र के उसके पश्चात अपना अगला जो पॉइंट था वो था अर्थशास्त्र केंद्रीय आर्थिक समस्याएं। देखो केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या होती है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहली जो समस्या है वो है क्या उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन करेंगे? कोई भी अगर अपन कार्य कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सामने समस्या आती है क्या उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन क्या किया जाए? वर्तमान में जिस वस्तु की मांग सबसे अधिक होगी उस वस्तु का अपने को क्या करना है? उत्पादन करना है। वर्तमान में जिस वस्तु की मांग सबसे अधिक होगी उस वस्तु का अपने को क्या करना होगा? उत्पादन करना होगा। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है? अभी कार का उपयोग क्या होता है? उपयोग और उपभोग क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। इसलिए वहां की जो अर्थव्यवस्था है या वहां की जो कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करती है? गाड़ी या कार क्या करती है? बनाती है। दूसरी समस्या अपने सामने क्या आती है? उत्पादन कैसे करना है? उत्पादन कैसे करेंगे भी? उत्पादन अपने को नवीनतम तकनीकी या योग्य कर्मचारियों के द्वारा अपने को क्या करना होगा? उत्पादन करना होगा। नवीनतम तकनीकी एवं योग्य कर्मचारियों के द्वारा अपन क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। तो वो उस दूसरी समस्या का समाधान ये हो गया। ठीक है। तीसरी समस्या अपने सामने क्या आती है कि किसके लिए उत्पादन करना है? किसके लिए उत्पादन करेंगे? जिस व्यक्ति के पास में क्या होगी? क्रय शक्ति हो, जो उस वस्तु को क्या कर सकता हो? भी खरीद सकता हो, उस व्यक्ति के लिए अपने को क्या करना है? उत्पादन करना है। जो उस वस्तु को क्या कर सकता हो? भी खरीद सकता हो, उसके लिए अपने को क्या करना है? उत्पादन करना होगा। उसके बाद में ये तो होगी तीनों समस्याएं और उनका समाधान हो गया। अगला जो अपना पॉइंट आता है वो आता है उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी कर्व, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र। देखो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र यह
दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, इसमें दो वस्तुएं होती है और उन दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को ये क्या करता है, दर्शाता है, जिन्हें क्या किया जाता है, साधनों की एक निश्चित मात्रा के साथ अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसका जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि यह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन्हें साधनों की एक निश्चित मात्रा के साथ क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र जो है उसकी कुछ मान्यताएं भी दी हुई है। उत्पादन संभावना वक्र की जो पहली मान्यता है वो है साधनों की निश्चित मात्रा का होना, कि साधन जो होने चाहिए वो निश्चित होने चाहिए। अगर साधन 10 है तो 10 के 10 साधन होंगे, न तो उनको बढ़ाया जा सकता है न उनको कम किया जा सकता है। दूसरी मान्यता यह है कि पूर्ण रोजगार अर्थात साधन न तो अप्रयुक्त होने चाहिए और न ही अल्प प्रयुक्त होने चाहिए। मतलब साधनों की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता पे अपने को क्या करना होगा, उनका प्रयोग करना होगा। अगर कोई साधन है, अगर उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता 100% है, तो उसका 100% तक अपने को क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। और तीसरी जो मान्यता है वो है तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि तकनीक जो है वो जिस तकनीक को अपन ने प्रयोग में लिया है उसी तकनीक को अपन अपनाएंगे। अगर कोई नई तकनीक आती है तो उसको अपन प्रयोग में नहीं लेंगे। अगर अपन नई तकनीक को प्रयोग लेंगे तो उससे उत्पादन संभावना वक्र में क्या होगा, बदलाव होगा, तो उससे उत्पादन संभावना वक्र नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, इन तीनों मान्यताओं के आधार पर अपने को क्या करना है, उत्पादन संभावना वक्र को तैयार करना है। उसके बाद में एक सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है। इस टेबल में क्या है, अपन इस टेबल से क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। उसमें पहले उत्पादन संभावनाएं दे रखी है। अब उत्पादन संभावना वक्र क्या करता है, दो वस्तुओं के आधार पे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो इसमें दो वस्तुएं ली गई है, पहले तो कपड़ा लिया गया जो पर मीटर में है और गेहूं लिया गया क्विंटल में, और लास्ट में दे रखी है अपने को अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनसे क्या करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे। अब उत्पादन संभावना वक्र एक्स एक्स पे अपन लेंगे कपड़ा और वाई एक्स पे अपन लेंगे गेहूं। ठीक है, एक्स एक्स पे, और इनमें क्या करेंगे भी, एक्स कपड़े में 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो वो अपन सिमिलर गैप से क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। और ऐसे ही वाई एक्स पे भी अपन गेहूं की क्या करेंगे, सिमिलर डिफरेंस से क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से अपन सिमिलर, और लास्ट अपनी जो गेहूं की यूनिट है 15 है, तो अपन सिमिलर 16 तक क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, देखो अपने को क्या दे रखा है। अब अपन ये मान लेते हैं कि अपनी मान्यता ये है कि साधन क्या उसी में, तो अपन ये मान रहे हैं कि अपने पास में क्या है, 10 साधन है। और ये अगर ये सारे के सारे साधन कपड़े में बनाए जाए तो अधिकतम कितनी यूनिट बनेगी, कपड़े में दे रखी है देखो अधिकतम 5 यूनिट बनेगी, और गेहूं में कितनी बनेगी, अधिकतम 15। अब हम मानते हैं कि सारे के सारे साधन गेहूं में लगे हुए हैं। ठीक है, तो गेहूं की कितनी बन रही है, 15, और सारे साधन गेहूं में है, तो कपड़े में तो एक भी साधन नहीं लगा हुआ, तो कपड़े की कितनी बनेगी, 0। अब ये अर्थव्यवस्था में क्या हो गया कि कपड़े की जो मांग है उसमें क्या हो रही है, भी बढ़ोतरी हो रही है। कपड़े की जो डिमांड हो रही है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब अपन अलग से तो साधन नहीं ला सकते, तो अपन क्या करेंगे, गेहूं से तो क्या करेंगे, साधन हटाएंगे और कपड़े में लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, गेहूं का उत्पादन तो घटेगा और कपड़े का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो आप धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, गेहूं से साधन हटाते जाएंगे, कपड़े में लगाते जाएंगे। तो ये संभावना हुई पहली, जो ये संभावना उसमें तो गेहूं की तो कितनी बन रही है, 15, तो 15 के यहाँ पे टिक लगेंगे, 16 और 14 के बीच में, और इसकी बन रही है 0, तो इसकी 0 आ जाएगी, यहाँ पे पॉइंट बन देंगे। फिर दूसरी संभावना में क्या हुआ, गेहूं की तो कितनी बन रही है, 14, तो 14 के जस्ट सामने, और इसकी बन रही है 1, तो 1 के जस्ट सामने पॉइंट अपन कर देंगे। फिर तीसरी संभावना पे क्या हो रहा है अभी, इसकी कितनी बन रही है, सी संभावना जो उस पे, इसकी बन रही है 12, तो 12 के जस्ट सामने, और इसकी बन रही है 2, तो 2 के जस्ट सामने अपन टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे। लास्ट में सारे के सारे साधन जो होते हैं वो कपड़े के उत्पादन में क्या कर दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे। तो कपड़े की तो अधिकतम बनेगी 5 इकाइयां और गेहूं की बनेगी 0 इकाई। ठीक है, इस तरह से अपना उत्पादन संभावना वक्र का ढलवा स्वरूप क्या होगा, अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, अब आता है बात, ये अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत किसे कहते हैं भी, किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, मतलब कपड़ा जो है, कपड़े को प्राप्त करने के लिए गेहूं में जो अपन कमी कर रहे हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। तो अवसर लागत का अगर एक माना जाए तो वो क्या होता है भी, कि किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए
दूसरी वस्तु का त्यागा या छोड़ा गया भाग ही क्या कहलाता है अभी, अवसर लागत कहलाता है। किसी एक वस्तु को मतलब कपड़े को प्राप्त करने के लिए गेहूं में जो अपन कमी कर रहे हैं वही क्या अपनी अवसर लागत है। देखा होगा आप लोगों ने, पहले तो 0 था, फिर 15 से 14 हुई तो 1 की कमी आ गई, फिर 14 से 12 फिर 2, फिर 12 से 9 फिर 3, 9 से 5 फिर 4, 5 से 0 फिर 5 हो गई। तो इस तरह से गेहूं में जो कमी आ रही है वो कमी क्यों आ रही है, वो कमी आ रही है कपड़े की उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, गेहूं में कमी कर रहे हैं। तो वही अपनी क्या कहलाएगी, अवसर लागत, कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु में जो कमी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी अवसर लागत। अब आता है इसका ये आकार, ये बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ये ढलुआ आकार क्यों होता है भाई, ये होता है बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण। आपने देखा होगा कि अवसर लागत हर एक स्तर में बढ़ती है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये ढलुआ जो भाग है वो हो रहा है बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण हो रहा है। ठीक है, ये तिरछा भी हो सकता था अगर अवसर लागत क्या होती, हर एक स्तर पे समान होती, 1-1 होती, तो ये तिरछा भी हो सकता था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन ये कि उत्पादन संभावना वक्र है वो दाईं ओर कब जाता है भाई, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर कब जाएगा, जब क्या हो भी कोई नवीनतम तकनीकी का अगर प्रयोग किया जाता है, नवीनतम तकनीक का अगर प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर मुड़ेगा। और अगर बाईं ओर कब मुड़ेगा, अगर साधन क्या नहीं हो भी पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं ले आए जा रहे हैं, अगर साधन क्या हो रहे हैं, अप्रयुक्त हो रहे हैं, अल्प प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब उनकी जितनी क्षमता है उतना अगर उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा भी, ये बाईं ओर क्या करेगा, मुड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या माना जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाईं और बाईं ओर मुड़ाव माना जाता है। और अवसर लागत मैंने आपको बता दी, अपना क्या हो गया, उत्पादन संभावना वक्र पूरा हो गया। फिर आती है अपनी अर्थव्यवस्थाएं। अर्थव्यवस्थाएं मैंने आपको बताई है, तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था जिसे अपन निजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और एक जो इनका दोनों का मिला हुआ स्वरूप होता है वो माना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, केंद्र नाम से पता चल रहा है सरकारी अर्थव्यवस्था। देखो इसमें क्या होता है भाई, इसमें वस्तु से संबंधित, मतलब वस्तु के उत्पादन से संबंधित, वस्तुओं के उपभोग से संबंधित, वस्तुओं के सेवाओं से संबंधित, ठीक है, या सेवाओं से संबंधित एवं समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, उत्पादन से संबंधित निर्णय, उपभोग से संबंधित निर्णय, सेवाओं से संबंधित निर्णय, समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में वस्तु की जो कीमत होती है उन कीमतों का जो निर्धारण भी होता है वह निर्धारण भी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगली इसकी विशेषता क्या होती है कि इस अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु की जो कीमत होती है उन कीमतों का निर्धारण भी कौन करता है भी, वो सॉरी उस इनका उद्देश्य भी क्या होता है भी, इनका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। इस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, समाज का कल्याण करना होता है। फिर दूसरी अर्थव्यवस्था आती है अपनी बाजार अर्थव्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है यह वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन, उपभोग, सेवाओं एवं समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित निर्णय निजी व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित निर्णय हो, चाहे वो भोग से संबंधित निर्णय हो, चाहे वो सेवाओं से संबंधित निर्णय हो, या जितनी भी आर्थिक क्रियाएं उनसे अगर संबंधित निर्णय तो वो निजी व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि इसके अंदर वस्तु की जो कीमतों का निर्धारण होता है, इसमें निजी अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमतों का निर्धारण जो होता है वो बाजार मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाता है। जहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ एवं धन कमाना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ एवं धन कमाना इनका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तीसरी जो आती है अपनी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो केंद्रीय योजनाबद्ध और बाजार अर्थव्यवस्था का मिला हुआ स्वरूप है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन से संबंधित, उपभोग से संबंधित, सेवाओं से संबंधित, ठीक है, और समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित निर्णय जो होते हैं वो सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है,
दूसरी विशेषता होती है कि इसमें वस्तु की जो कीमत का भी निर्धारण होता है तो वो भी सरकार और निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और तीसरी इसकी विशेषता होती है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है समाज का कल्याण करते हुए क्या करना, लाभ कमाना, इनका क्या होता है उद्देश्य होता है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसके बाद में अपने अगला जो टॉपिक आता है, ये अर्थव्यवस्था अपनी क्या होगी, पूरी हो गई है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सकारात्मक एवं आदर्श मूलक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या कहता है? सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वो यह बतलाता है कि अर्थशास्त्र है जो यह बतलाता है कि किन परिस्थितियों को अपनाया जाए, मतलब अन्य शब्दों में अपन कहें तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में ये क्या करता है, सकारात्मक अर्थशास्त्र बतलाता है, ठीक है। यह बतलाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही ये क्या करता है, कारण और परिणाम के बीच क्या करता है, संबंध का अध्ययन करता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र जो होता है वो यह बतलाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये कारण और परिणाम के बीच क्या करता है, संबंध का अध्ययन करता है कि क्या तो कारण होंगे और उसके क्या परिणाम होंगे, इसका ये क्या करता है, इसके बारे में ये बतलाता है। दूसरा जो इसमें दे रखा है वो है आदर्श मूलक या आदर्श अर्थशास्त्र जो है, आदर्शक अर्थशास्त्र जो है उसके बारे में देखो क्या बता रहा है। यह अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि कौन सी क्रिया विधियां या उपयोगी है या एवं सही है और कौन सी अनुपयोगी एवं गलत है। मतलब ये बताता है कि कौन सी कार्य आपके लिए सही रहेंगे और कौन सी क्रिया विधि आपके लिए गलत रहेंगी, ठीक है। इसके बारे में कौन बताता है, आदर्श मूलक अर्थशास्त्र बताता है। और यह कल्याण की विचारधारा से क्या रखता है, भी संबंध रखता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जहां तक उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों का या समाज का क्या हो, भी कल्याण हो। इस अर्थशास्त्र का ये उद्देश्य होता है कि क्या करना आपके लिए सही होगा और क्या आपके लिए गलत होगा। ये कल्याण की विचारधारा से क्या करता है, संबंध रखता है, ठीक है। उसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आता है इसका, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपन सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को अपन व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, को अपन सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं और समष्टि को अपन व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक संस्था, एक उद्योग, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संस्था का, किसी एक उद्योग का, किसी एक इकाई का क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म अध्ययन माना जाता है, ठीक है ना। तो और समष्टि अर्थशास्त्र में अपन क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो किसी एक इकाई का, एक संस्था का, एक फर्म का, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ छोटा होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण या व्यापक होता है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो आय विश्लेषण पर कीमत विश्लेषण पर आधारित है और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो आय विश्लेषण पर क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको मैंने बता दिया। ये आपका चैप्टर क्या होता है, यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट थे, ठीक है।